हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है वेसेपर थ्योरी, जिलेस्पी एंड नाइबोम थ्योरी। इस थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपल्सन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है ये कोवैलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इस थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके सेंट्रल एटम के चारों ओर किसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स और जो लोन पेयर्स होते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। तो समझिए बच्चों कि ये जो सिद्धांत है ये सहसंयोजी यौगिक के अणु की संरचना से संबंधित है। इसमें बोला गया है कि किसी भी अणु की जो संरचना होगी वो उसके केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और जो लोन पेयर्स हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनके वितरण पर डिपेंड करती है। इसके जो प्रमुख पोस्टुलेट्स हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट है, इसमें ये कहा है कि इफ सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडेड ओनली by bonded electron pairs, then structure of molecule will be regular and symmetrical। समझे बच्चों, इसने ये कहा है कि अगर मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है वो केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स से क्या है, घिरा हुआ है, सराउंडेड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रेगुलर होगा। यही में लिखा है कि सेंट्रल एटम of molecule possesses only bonded electron pairs in valency shell। वही है जो मैंने कहा कि central atom surrounded by only bonded electron pairs, then structure will be regular and symmetrical। मतलब ऐसे में मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर होगा और सिमेट्रिकल। रेगुलर का मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है उसी के अनुसार स्ट्रक्चर होगा। कैसे? जैसे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। जैसे कि आप देख चुके हैं BeCl2 है, BeF2 है, CO2 है। इस तरह के sp हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा इन सब के ये कैसे होंगे, लीनियर, क्योंकि इनमें कोई लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं होता। दूसरा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय। आपने देखा भी है इसके एग्जाम्पल में कि कौन से हैं, BF3 है, BCl3 है, ठीक है, CO3-2 है। इस तरह से ये रेगुलर और प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि इनके सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है। sp3 में आ जाए तो टेट्राहाइड्रल होता है, जैसा आपने देखा है किसका, CH4 है, SiCl4 है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जैसे कि CH4, SiCl4, इनमें सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है। sp3d है तो ट्राइगोनल पैरामिडल होता है, बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल और कैसा होगा, बाई पैरामिडल, ठीक है। जैसे आपने देखा है PCl5 है, ठीक है, PF5 है, ASF5 है, इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, इनका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगा। sp3d2 है तो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल, जैसा आपने देखा है SF6 में। और अगर sp3d3 है तो पेंटागोनल बाई पैरामिडल होता है, जैसे कि आपने देखा है IF7। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट है जिसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है और वो है कि अगर सेंट्रल एटम लोन पेयर्स और बॉन्डेड पेयर्स दोनों से सराउंडेड है,
मतलब हम ये कहें कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंसी शेल में लोन पेयर्स और बॉन्डेड पेयर्स दोनों हैं, तो ऐसे में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल नॉट रेगुलर, मतलब है कि ऐसे में जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो नियमित नहीं होगा। समझ गए ना, मतलब वो रेगुलर नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। समझे बच्चों कि अगर केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों हैं, तो ऐसे में संरचना नियमित नहीं होगी, वो डिस्टॉर्टेड होगी। इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर्स एंड बॉन्डेड पेयर्स। उनमें क्या होता है कि लोन पेयर्स और बॉन्डेड पेयर्स में रिपल्सन होता है, और ये रिपल्सन एक अलग ऑर्डर का होता है। देखो इस तरह से कि सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, the central atom of molecule both bond electron pairs and possesses molecule possesses both bond electron pairs and lone pairs, then the geometry of molecule will not symmetrical। समझ गए बच्चों कि यदि केंद्रीय अणु का परमाणु बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों रखता है, तो अणु की ज्यामिति सममित नहीं होगी। ये क्यों नहीं होता है? ठीक है, द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एग्जिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। इसमें ऐसा इसलिए होता है कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। मतलब ये अलग अलग ऑर्डर के फिर क्या आ जाते हैं, रिपल्सन्स। जैसे हम कहें कि CH4 है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है क्योंकि इसमें केवल बॉन्ड पेयर्स है। इनमें एक साथ जो है ये भी एक क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो ऐसे में जब रिपल्सन एक सा होगा सभी बॉन्ड्स में, तो स्ट्रक्चर एक रेगुलर और सिमेट्रिकल होगा। अब अगर हम तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एंगल होता है 109.5 डिग्री का, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का एक्चुअल बॉन्ड एंगल है। फिर अगर आते हैं कि अमोनिया में आ जाए, तो इसमें ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ये रिपल्सन लगता है, जबकि ये जो रिपल्सन है ये वाला, समझ गए ना, ये है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो हम जानते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होगा। तो ये बॉन्ड पेयर में जो ये वाला रिपल्सन है वो इस रिपल्सन से कम है। ऐसे में ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे और एंगल डिक्रीज होगी। कितना हो जाता है, 107.5। अगर हम और आगे आ जाए H2O में, तो H2O में आप देख रहे हैं कि दो लोन पेयर्स हैं। अब इनका जो रिपल्सन है लोन पेयर रिपल्सन, वो ये जो रिपल्सन है ये कौन सा रिपल्सन दिख रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो इससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। और ऐसे में ये जो है, अब यहाँ कौन सा है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो इस रिपल्सन से ज्यादा ये और इस रिपल्सन से ज्यादा ये, तो इससे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। कितना हो गया, 104.5। मतलब अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर भी ये sp3 स्टेट है, इसकी भी वही स्टेट है, इसकी भी वही स्टेट है और इसकी भी वही स्टेट है, मतलब तीनों की sp3 हाइब्रिड स्टेट है। लेकिन यहाँ एक भी लोन पेयर न होने के कारण रेगुलर स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाने से इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो गया और वो कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ दो लोन पेयर्स होने के कारण कैसा हो जाता है, वी शेप। तो समझ गए बच्चों कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ जाते हैं तो फिर ये रिपल्सन लगता है। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर। अगर केवल बॉन्ड पेयर्स है तो रेगुलर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों आ गए तब स्ट्रक्चर फिर कैसा हो गया, डिस्टॉर्टेड। तो ये है सेकंड पोस्टुलेट। और आपने सारे हाइब्रिडाइजेशन अभी आपने देखे हैं कि अगर हम sp3d में चले जाएं, एक लोन पेयर है तो आपने देखा था सीसॉ स्ट्रक्चर था। अगर 2 लोन पेयर्स थे तो वही स्ट्रक्चर कैसा हो गया था, टी शेप। ऐसे ही sp3d2 में देखा आपने, ठीक है, sp3d3 में देखे तो वो बहुत सारे लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के अनुसार उनके स्ट्रक्चर्स देखे हैं आपने, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो अभी मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि लोन पेयर और अगर बॉन्ड पेयर्स दोनों आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स किस तरह से डिस्टॉर्टेड होते हैं। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स एक भी नहीं है, थीटा 180 डिग्री का होता है तो उस समय स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर रेखीय।
BeCl2 BeF2 में आपने देखा है, अगर दो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों 1-1 है, बॉन्ड एंगल 0 होगा, लीनियर है, जैसे CO में आपने देखा था। ठीक है, फिर है sp2, अगर तीनों बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स एक भी नहीं है, 120 डिग्री का एंगल होता है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, BF3 BeCl3 आपने देखा है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड पेयर्स 2 हैं और लोन पेयर ओनली 1 है तो थीटा 120 डिग्री से कम होता है, V शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे SnCl2 में आपने देखा। sp3 में आना है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है तो 109.5 डिग्री का होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, CH4 SiCl4 ये आपने देखा। अगर बॉन्ड पेयर्स 3 हैं, लोन पेयर ओनली 1 है तो 107.5 ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर अमोनिया है, PH3 में देखा है, एक लोन पेयर यहाँ पर ऐसे होते हैं, समझ गए ना। फिर इसी तरह से अगर 2-2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स दोनों 2 और 2 है तो 104.5 B से, जो कि H2O में हमने देखा है, इसमें इस तरह से आपने देखा था कि 2 लोन पेयर्स बचते हैं। और अगर ये 1 है, बॉन्ड पेयर 1 है और लोन पेयर्स 3 है तो 0 बॉन्ड एंगल होगा, लीनियर स्ट्रक्चर, जैसे HX में देखोगे, X में इस तरह से 3 लोन पेयर्स होते हैं। फिर हम आ जाते हैं sp3d में, 5 के 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है तो 120 डिग्री के 3 एंगल्स होते हैं, 90 के 6 होते हैं, 180 का 1 होता है, ये हमने पूरा देखा है, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर स्ट्रक्चर PCl5 में मिलता है। ठीक इसी तरह से ये 4 है और ये 1 है, मतलब बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 है, तब इसका एंगल 120 डिग्री से तो कम ही होगा और सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, जैसे SF4 में देखा था आपने, एक लोन पेयर होता है और 3 और 2 है तो 90 डिग्री का होगा और टी शेप होता है, जैसे IF3। और इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर कि नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता दूं कि अगर आप जानते हैं कि sp3d2 हो, है ना, और बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर 0 हो, तो आपने देखा था कि 90 डिग्री के कितने होते हैं 12, और स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, जैसे कि SF6 में लिखा था, ये 5 हो, ये 1 हो, तो फिर एंगल डिफरेंट होते हैं, समझ गए ना। अब उनको अलग अलग कैलकुलेट किया गया है और इस समय क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल, जैसे कि आपने देखा था IF5 में इस तरह से एक लोन पेयर होता है, और अगर ये है 4 और ये है 2 तो हम जानते हैं कि ये होती है स्क्वायर प्लेनर, सॉरी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और यहाँ होगी स्ट्रक्चर इसका स्क्वायर प्लेनर, जो कि आपने देखा था XCF4, इसमें 2 लोन पेयर्स आ जाते हैं 1, 2 इस तरह से, और एक और बचता है और वो है sp3d3। अगर हम यहाँ पर आ जाएं, यहाँ 7 है, ठीक है, लोन पेयर 0 है, तो आपने देखा था कि इनके एंगल जो है 72 डिग्री के तो 5 थे, 90 डिग्री के 10 थे, ठीक है, और 180 डिग्री का 1 था, और जो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा था वो कैसा होता है, पेंटागोनल, ठीक है, बाई पैरामीटर, और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो कौन सा है, IF7। और अगर मान लो ये 6 है और ये 1 है तो डिफरेंट एंगल्स होते हैं इसमें फिर, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और उसका एग्जाम्पल था XCF6। तो इस तरह से आपने देखा था कि ये है जब लोन पेयर्स और बॉन्डेड पेयर्स दोनों होते हैं सेंट्रल एटम के वैलेंसी सेल में, तो इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो इसका पोस्टुलेट है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल्स, आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और उनमें सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता के समानुपाती होता है बंध कोण। समझ गए बच्चों कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, और जो बॉन्डेड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों है
क्योंकि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्डेड पेयर जो है सेंट्रल एटम की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे बॉन्डेड पेयर पास में आएंगे और उनमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा और बॉन्ड फैल जाएगा। फिर से सुने, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे में क्या होगा कि ये जो बॉन्डेड पेयर्स हैं ये वाले, ये इस तरफ अट्रैक्टेड होंगे, समझ गए ना। और जब इनमें इस तरफ का अट्रैक्शन इस सेंट्रल की तरफ लगेगा तो ऐसे में इनका रिपल्सन ज्यादा होगा, ये पास आ जाएगा और इनका रिपल्सन बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जैसे आपने ये है नाइट्रोजन ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की, फिर उससे कम फास्फोरस, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? अमोनिया में, जो होता है 107.5 डिग्री का। फिर pH3 में ये 92 डिग्री सीधे पहुंच जाता है, AS में 91 और Sp में 90 डिग्री का होता है। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम की जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। जैसे H2O, H2S, H2SC, अगर आप उनमें आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा तो बिल्कुल सेम इसी तरह से याद रखना है कि H2S, ठीक है, सॉरी H2O, फिर H2S, H2SE, H2TE, इस तरह से ये ऑर्डर आएगा, समझ गए ना, इस तरह से। अब दूसरा देखो, यहां पर सेंट्रल एटम सेम है, समझ गए ना। अब सेंट्रल एटम जब सेम है तो बॉन्डेड एटम्स जो हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडिएशन है कि जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। इसका मतलब है कि θ1, θ2, θ3, θ4 में सबसे ज्यादा किसमें होगा? θ4 में। मतलब यहाँ पर Pf3, इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा PCl3, फिर PbR3 और फिर आ जाएगा Pi3, ये किसका होगा? और इन सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। ठीक इसी तरह से अगर मान लो मैंने कहा कि आपको OCl2, OBr2 और OF2 है तो इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। Br2 और OI2 में अगर आ जाए तो और ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम अगर सेम है और बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, और सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। इतना सा ध्यान रखना है, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि मल्टीपल बॉन्ड लाइक नॉन बॉन्डिंग पेयर मींस लोन पेयर एक्सर्ट अ ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स ऑन एडजेसेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर देन डू सिंगल बॉन्ड। मतलब समझ गए कि अगर किसी भी एटम में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनका जो रिपल्सन है वो सिंगल बॉन्ड के पेयर से कहीं ज्यादा होता है। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये है सिंगल बॉन्ड, तो ये जो पेयर है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से ज्यादा होगा। मतलब हम ये कहें कि ये जो रिपल्सन है ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड रिपल्सन। तो वो ये कह रहा है कि ये जो रिपल्सन है और ये कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, समझ गए ना। अगर मान लो ये रिपल्सन L1 है और ये है L2 तो वही कह रहा है कि L2 ग्रेटर देन L1। मतलब सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा डबल बॉन्ड का बॉन्ड रिपल्सन कहीं ज्यादा होता है, जैसे कि लोन पेयर्स का। जैसे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल होना था 120 का, लेकिन होता कितना? 160 डिग्री, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड्स को थोड़ा दबा देता है। जबकि अगर हम ये कार्बोकैटायन देखें, तीनों बॉन्ड सिग्मा है तो ये एंगल 120 डिग्री का होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो यही मैंने लिखा है बच्चों कि युग्म बंध एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के समान अपने निकटवर्ती बंध इलेक्ट्रॉन युग्म में एकल बंध की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण दर्शाता है। मतलब ये डबल बॉन्ड का रिपल्सन, जो ये वाला रिपल्सन है वो इस रिपल्सन से ज्यादा होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो समझ गए ना कि पाई बॉन्ड होने से बॉन्ड एंगल में चेंज आता है।
तो इस तरह से ये कुल मिला के वेसेपर थ्योरी के ये कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे जिन्हें मैंने आपको बताया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे वेंट रूल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।